नमस्कार, मैं हूं फरहान और जन भारत टीवी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध केवल आज यही खबर नहीं है, बल्कि भारत ने भी किस प्रकार अराजकता अपने पंख फैला रही है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम शुरू करते हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध से। आप सभी ने देखा कि बीते दिन तक स्थिति कितनी भयावह हो चुकी थी यूक्रेन के लिए, और अमेरिका ने यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर बात भी हुई और इस संबंध में वोट किया जाना था कि आप किसके पक्ष में हैं और क्या है। आपको सारी बातें पता ही हैं कि यह युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रशिया कितना गलत है इस मामले में। तमाम जो बातें सामने आ रही हैं और तमाम न्यूज़ चैनल इसको अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा यह रहा कि कहीं ना कहीं सभी देशों ने, जितने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में मौजूद थे, सभी देशों ने यही कहा कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, जो हमला, युद्ध ना कहा जाए, इसको एक हमला कहा जाए, तो ये जो हमला हो रहा है यह बहुत ही निंदनीय है। रूस की यहाँ पर निंदा करते हुए नज़र आए, जिसमें भारत ने भी हमले को निंदनीय कहा, चीन ने भी, और चाहे वह यूएई हो, इन सभी देशों ने यह कहा कि यह हमला वाकई में निंदनीय है। लेकिन यहाँ सोचनीय विषय यह बन गया कि चीन हो, यूएई हो या भारत हो, किसी ने भी वोट नहीं किया इसके खिलाफ। रशिया के खिलाफ किसी ने भी वोट नहीं किया। यह सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। यदि हमला निंदनीय है, मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, तो आपने विरोध में वोट क्यों नहीं किया? चाहे वह भारत हो, चीन हो, यूएई हो, किसी ने नहीं किया। और यहाँ तक कि यूएसए ने भी 30 देशों से मिली हुई एक सेना, नेटो को भी वहाँ भेजने से मना कर दिया। बल्कि क्या कहा कि आपके यहाँ जो लोग बेघर हो गए होंगे, परेशान होंगे, हम उन्हें अपने देश में शरण दे सकते हैं। यह बातें सामने रखी गई। तो यहाँ मानवता शर्मसार हुई है। अमेरिका के चेहरे से पर्दा हटा है कि आप मानवता की बिल्कुल भी हित में खड़े नहीं होते हैं। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने कहा है कि हमें यूक्रेन से किसी प्रकार का बड़ा फ़ायदा नहीं मिलता, ना ही हमारे बीच व्यापारिक समझौते हैं, ना ही तेल को लेके कोई आयात निर्यात है, तो हमें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप अमेरिका को किसी प्रकार का फ़ायदा देते हैं, तब तो सैन्य कार्रवाई वह कर सकता है यदि आपके खिलाफ कोई देश हमला कर रहा है। यदि उसको कोई फ़ायदा नहीं है तो यह करने के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप इराक की बात कर सकते हैं कि वहाँ पर तेल का फ़ायदा था अमेरिका को, तो वह इराक में घुस गया। यूक्रेन को इसलिए नहीं बचाना चाहेगा, और बचा पाता या नहीं बचा पाता यह तो कार्रवाई के बाद ही मालूम पड़ता। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह की बातें की हैं, तो साफ मालूम पड़ता है कि वह कितना अपने लिए ही सोचता है। सेल्फिशनेस कह सकते हैं आप इसको। तो अब आने वाले समय में यदि किसी देश के साथ इस तरह की अमानवीय घटना घटित होती है, तो आप समझ लीजिए, यदि आप अमेरिका को किसी प्रकार का फ़ायदा पहुंचाते हैं, तब तो अमेरिका आपके साथ खड़ा है, वरना आपके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यूक्रेन में हमला करने से पहले रूस अपनी सेना की एक प्रैक्टिस कराते हैं। कहीं भी युद्ध से पहले एक उनकी जो होती है प्रैक्टिस होती है, टैक्टिक्स की उनके पूरी एक प्रयोग किया जाता है कि अभी इनको सक्षम किया जा रहा है किसी देश में युद्ध करने के लिए। तो मौजूदा समय में चाइना भी यही करवाता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशिक्षण चल रहा है चाइना की सेना का, जिस तरह बिल्कुल रशिया का चल रहा था, तो अब चाइना की सेना का भी प्रशिक्षण चल रहा है। तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, यदि हम इस लिंक को जोड़ें, इन बातों को जोड़ें, तो साफ लगता है कि कहीं ना कहीं चीन भी अब भारत से लोहा लेने के लिए दोबारा तैयार है। किसी प्रकार का हमला भारत पर भी हो सकता है। अब भारत उसमें किस प्रकार से डिफेंस करेगा, यह बात की बातें हैं। क्योंकि जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में या फिर यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। युद्ध युद्ध की तरह होता है, मुंह तोड़ जवाब दिया भी जाता है,
लेकिन एक तरफा कोई किसी पे भारी नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षति दोनों देशों को होती है और सबसे ज़्यादा बैकफुट पर वह देश जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, जो विकसित नहीं हो पाया है, विकासशील है, विकसित होने की राह पर चल रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे है, जीडीपी माइनस में जा चुकी है, जो कि अभी समस्याएं भारत के साथ चल रही हैं। लेकिन चीन की यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह बहुत ऊपर उठ चुका है भारत से। तो यदि एक लंबा युद्ध चलता भी है तो उसमें नुकसान आर्थिक रूप से, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यह नहीं है कि हम सेना पर सवाल उठा रहे हैं या हम सेना की बात कर रहे हैं कि हम हार जाएंगे। यहाँ बात हार जीत की नहीं चल रही है, बल्कि बात यह चल रही है कि हम आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ चीन का भी जो रवैया है वह देखने को मिल रहा है। और दूसरा मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे लगातार लड़ाइयाँ हमारे सामने मुंह खोले हुए खड़ी हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे वह चीन हो। और नेपाल ने भी कुछ समय पहले आपने देखा कि लिपुलेखा काला पानी को लेकर उसने दोनों जगहों को अपने नक्शे पर दिखा दिया और एक वार्तालाप के रूप में एक तकरार हमारे साथ हो रही थी। लेकिन उसी दौरान जब देश के अंदर ही अराजकता फैलेगी तो शायद हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में हम कारगर नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है वह तो बात की बातें हैं, वह आप बताएंगे। कर्नाटक की विजयपुरा की घटना है, बजरंग दल की एक कार्यकर्ता है, एक लड़की है, गर्ल है, तो उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, भ्रांतियाँ हैं उसके नाम पर, क्योंकि मैंने यह समाचार कई जगह पढ़ा, कई जगह नाम नहीं था और कई जगह नाम स्पष्ट था। तो वह एक मंच कहें, एक जन सैलाब में खड़ी होकर माइक पर, और उसके आसपास काफ़ी कार्यकर्ता खड़े हैं, लगातार भयानक भाषणबाजी कर रही है, बहुत ही भयानक बयान दे रही है। वह क्या कह रही है मैं आपको बताता हूँ। और इस तरह के लोग जिनको आप अपने देश की विभूति बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, उनका भी नाम खराब करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। वह लड़की हिजाब मामले में बोल रही है, तो वो कहती है कि यदि हमसे पानी मांगा जाएगा तो हम जूस देंगे, दूध मांगेंगे तो दही देंगे, लेकिन यदि हिजाब की बात करेंगे, हिजाब पहनने की बात करेंगे तो हम शिवाजी की तलवार लेकर इंच इंच काट देंगे आपको। यह बात एक लड़की बोल रही है, एक लोकतांत्रिक देश में, कह रही है केसरिया देश है, सैफ्रॉन कंट्री, इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि यह सिलसिला अभी एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मौजूदा समय में यह सिलसिला हरिद्वार की धर्म संसद से छिड़ता हुआ आया और यहाँ तक नौबत आ गई है। आप लगातार देख ही रहे हैं कि चाहे वह हरियाणा में हो, लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि ये भारत की विभूतियों को बदनाम करने की लगातार कोशिश की जाती है। जब आप शिवाजी की बात करती हैं और इस तरह की बात करती हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को काट देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं शिवाजी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर निशाना साधते थे, उनको टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, या किया गया था। मुझे नहीं मालूम ऐसा किया था या नहीं किया था, जितना इतिहास मैंने पढ़ा। लेकिन जब इस तरह के अराजकतावादी लोग, मैं अराजकतावादी एक छोटा शब्द होगा, या इस तरह के आतंकवादी लोग ये जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवाजी का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब शिवाजी को भी आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इसी तरह आपने बाबू बजरंगी का इंटरव्यू देखा होगा, जो एक उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था गुजरात दंगों के बाद। तो वह कह रहे थे जब दंगे चल रहे थे, हम लोगों को काट रहे थे, तो मेरे अंदर महाराणा प्रताप समाहित हो गए थे, महाराणा प्रताप की आत्मा मेरे अंदर आ गई थी। यानी कि आप महाराणा प्रताप को भी दंगों से, कत्लेआम से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह कितना सही है मैं नहीं जानता। यदि आप कह रहे हैं, यदि हम महाराणा प्रताप के संबंध में कुछ कहते हैं, तो आप कहेंगे कि अरे आपने तो भारत की विभूति की असम्मान किया है, सम्मान नहीं रखा, और हम कहेंगे ही क्यों। लेकिन जब इस तरह के आतंकवादी लोग, चाहे वह बाबू बजरंगी हो, चाहे वह यह लड़की हो, या फिर धर्म संसद में खड़ी हुई आतंकवादियों की एक भीड़ हो, जब वह इस तरह की बातें करती है और भारत की उन विभूतियों को जिसको आप पूजनीय मानते हैं, एक धर्म के लोग, सम्मान पूरे देश में किया जाता है, लेकिन एक धर्म के लोग उन्हें पूजनीय कहते हैं, और जब उन्हें आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है तो तब वह सेकुलर लोग कहां चले जाते हैं, जो लगातार उनके नाम को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करते हैं, और आतंकवाद से उनका नाम जुड़ने पर उनका मुंह शांत हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्हीं के धर्म और समुदाय के लोग
किसी एक ऐसे गैर राजनीतिक संगठन के लोग जो लगातार धर्म का प्रचार प्रसार कथित रूप से करते हैं, करते नहीं है, कथित रूप से करते हैं और कहते हैं कि धर्म के ठेकेदार हम ही हैं, हम ही धर्म का झंडा बुलंद करेंगे। जब वह इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं तब आपके मुंह शांत हो जाते हैं। तब शिवाजी या महाराणा प्रताप का जो सम्मान है वह धूल में मिला दिया जाता है। लेकिन यदि एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति शिवाजी या महाराणा प्रताप के संबंध में उसका टंग स्लिप भी हो जाए, जबान भी उसकी फिसल जाए, तब आप उसको क्या माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। सड़क पर निकालने की कोशिश करेंगे या न्यायालय तक ले जाएंगे, यहां तक कि उसकी हत्या भी हो सकती है। तो यहां पर यह पक्षपात देखने को मिल रहा है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको शिवाजी महाराणा प्रताप से किसी प्रकार का प्रेम नहीं है, बल्कि यदि एक समुदाय को यदि आप लक्ष्य पर लेना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तब इन नामों का आप प्रयोग करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।